हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। तो आज हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर इन 5 बातों को देखेंगे। पहला होगा हमारा मीनिंग विद एग्जांपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है उसको समझेंगे एग्जांपल के साथ। उसके बाद हम इसकी जनरल एंट्री देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, फिर इसका ट्रीटमेंट देखेंगे हम बैलेंस शीट के अंदर, और लास्ट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर हम जितना भी काम करेंगे ये सारा काम हमारा मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। मैचिंग प्रिंसिपल ही हमें बताता है कि आपको किस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम मैचिंग प्रिंसिपल को भी देखेंगे कि आखिर मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है और वो हमें क्या कहता है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। और अकाउंटिंग की और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। साथ के साथ हमने बिजनेस लॉ की भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं फटाफट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फटाफट देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की डेफिनेशन हमें बता रखी है, दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो क्या बोल रहा है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में इनकर तो हो जाते हैं लेकिन पेड नहीं होते। क्या मतलब है इसका, एग्जांपल से समझते हैं तब जाके बात समझ में आएगी। एग्जांपल देखो नीचे, अकाउंटिंग ईयर 2021 का डेटा दे रखा है। क्या बोला है कि एक बिजनेस है जिस बिजनेस में अकाउंटिंग ईयर 2021 में सैलरी ड्यू है 10 लाख रुपए। सैलरी ड्यू होने का क्या मतलब है कि अकाउंटिंग ईयर 2021 में इस बिजनेस ने 10 लाख रुपए की सैलरी पे करनी है। हर बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं और उन एम्प्लॉयज को सैलरी भी पे करनी होती है। तो यहाँ पर बिजनेस ने 2021 में 10 लाख रुपए की सैलरी पे करनी है, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस ने 2021 में कितनी सैलरी पे करी, सैलरी पेड करी गई ओनली 6 लाख रुपीज, सिर्फ 6 लाख रुपए पे करे गए। नीचे टाइम स्केल देखो, मैंने आपके लिए टाइम स्केल बना रखा है दो अकाउंटिंग ईयर का, अकाउंटिंग ईयर 2021 और अकाउंटिंग ईयर 21-22 का। तो यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग ईयर 2021 स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से और एंड होता है 31 मार्च 2021 को। और इस अकाउंटिंग ईयर 2021 के टाइम पीरियड के बीच में सैलरी ड्यू हुई है 10 लाख रुपए, जबकि सैलरी पेड करी गई है 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस सैलरी रह गई 4 लाख रुपए जो पे नहीं करी गई, वो सैलरी हमारी कहलाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है और वो एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका हो लेकिन पे ना करा गया हो, वो एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। यहाँ पर हमारे एग्जांपल के अंदर 31 मार्च 2021 को बिजनेस ने 10 लाख रुपए की सैलरी पे करनी थी, लेकिन बिजनेस ने एक्चुअल में कितनी सैलरी पे करी, ओनली 6 लाख रुपीज, सिर्फ 6 लाख रुपए। तो जो 4 लाख रुपए की सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन पे नहीं करी गई, वो 4 लाख रुपए की सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगी। तो समझ में आ रही है आपको बात। दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब क्या होता है, ड्यू। जो एक्सपेंसेस आपके ड्यू हो चुके हैं लेकिन पे नहीं करे गए ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, तो उन एक्सपेंसेस को आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम दोगे। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया, एग्जांपल के साथ हमने समझ लिया। अब जरा देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, अकाउंटिंग ईयर 2021 का, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पुराना वाला फॉर्मेट है। मैंने आपको नया वाला फॉर्मेट भी समझाया हुआ है। तो पुराने वाले फॉर्मेट में क्या होता है, डेबिट साइड में आपके सारे खर्चे आते हैं और क्रेडिट साइड में आपकी सारी इनकम आती है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हम अपने खर्चों को लिखेंगे, सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है। अकाउंटिंग ईयर 2021 में कितनी सैलरी पे करी गई थी, 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू सैलरी पेड 6 लाख रुपीज। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या जो बैलेंस 4 लाख रुपीज है उसको हम अकाउंटिंग ईयर 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। जो 4 लाख रुपए है वो हमारे अकाउंटिंग ईयर 2021 का खर्चा तो है लेकिन अभी पे नहीं करा गया। 2021 की टोटल सैलरी ड्यू थी 10 लाख रुपए, लेकिन उसमें से पे करा गया सिर्फ 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 6 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करोगे या फिर पूरे 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करोगे। तो इसी बात को समझाने के लिए हमारे पास आता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है। यहाँ पर नीचे देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड वेदर और नॉट पेड ड्यूरिंग दैट ईयर। तो इसका क्या मतलब है, क्या कह रहा है ये, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये हमें बोल रहा है कि जो खर्चा आपका जिस साल का है उस खर्चे को आप उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पर सिंपल सी बात ये बोली जा रही है, ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड, जो खर्चा जिस अकाउंटिंग पीरियड का है वो खर्चा उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो खर्चे की पेमेंट करी है या नहीं करी है, वेदर और नॉट पेड। आप जब भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो खर्चा
जिस साल का है वो खर्चा उसी साल के अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा। सिंपल सी बात है। मैचिंग प्रिंसिपल ने हमें बता दिया कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर वापस आ जाओ। यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर 2021 का सैलरी का खर्चा है 10 लाख रुपए। भले ही हमने सिर्फ 6 लाख रुपए पे करा है, लेकिन खर्चा तो 10 लाख रुपए का है, और जो भी खर्चा जिस साल का है वो खर्चा आपको उसी साल में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा 10 लाख रुपए रिकॉर्ड होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सैलरी पे करी गई है कि नहीं करी गई। तो आपने सैलरी पेड लिख दिया 6 लाख रुपए, प्लस आप इसमें ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपए। टोटल आ गया 10 लाख रुपए। तो आपको समझ में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या करना है? हमें एक्सपेंसेस पेड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करना है। तो समझ में आ गया। अब जरा एक बार बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में जो है ये जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4 लाख रुपीस। अब सवाल आता है कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी कैसे हो गया? तो ध्यान से सुनो। आपने अकाउंटिंग ईयर 2021 में 10 लाख रुपए की सैलरी पे करनी थी, लेकिन आपने पे करी सिर्फ 6 लाख रुपए। तो जो बैलेंस 4 लाख रुपए की सैलरी बच गई, जिन एम्प्लॉइज को आपने ये 4 लाख रुपए की सैलरी पे नहीं करी, वो एम्प्लॉइज तो अगले दिन से आपके सर पे आ जाएंगे कि भाई हमारा 4 लाख रुपए कब दे रहे हो, हमारी सैलरी कब पे कर रहे हो। तो ये 4 लाख रुपए तो एक तरीके से आपके सर पे लायबिलिटी बन गई, आपके सर पे उधार बन गया। आपने अपने एम्प्लॉइज से काम तो करवा लिया, ये 4 लाख रुपए का काम आप अपने एम्प्लॉइज से करवा चुके हो, उनकी सैलरी ड्यू हो चुकी है, लेकिन आपने उनको पेमेंट नहीं करी। तो यहाँ पर हम इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटी मानेंगे और इसको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो समझ में आ रही है आपको बात? अब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं, तो जिन स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्री करनी आती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उनको तो आराम से जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्री करना नहीं आता, जो जनरल एंट्री करने में वीक हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने जनरल एंट्री के ऊपर एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप जाके उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद से आपको कभी भी कोई भी जनरल एंट्री में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, जनरल एंट्री को करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो वो बेसिक रूल हमारे पास ये है कि अगर आपका असेट और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट करोगे, और अगर आपका असेट और एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करोगे। वहीं अगर मैं लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू की बात करूं, तो यहाँ पर ये रूल अपोजिट हो जाता है। अगर आपका लायबिलिटी, कैपिटल या रिवेन्यू में से कोई भी आइटम इंक्रीज होती है तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे, और अगर कोई आइटम डिक्रीज होती है तो उसको आप डेबिट कर दोगे। तो ये एक छोटा सा और सिंपल सा रूल है, जिसके बेस पर आप अकाउंटिंग के अंदर कोई भी जनरल एंट्री कर सकते हो। इस रूल को लेके अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर आपको ये रूल नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप चाहो तो यहीं से समझ सकते हो, थोड़ा बहुत समझ लो, बाकी आप उस वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं जनरल एंट्रीज की बात करूं, तो हमारे पास 2 जनरल एंट्री बनेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश की, कि हमारे पास से कितना कैश गया। तो सैलरी ड्यू थी 10 लाख रुपए, जिसमें से हमने सैलरी पे करी सिर्फ 6 लाख रुपए। तो हमारे पास से 6 लाख रुपए का कैश गया। तो सबसे पहले हम जो है कैश वाली एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर ए वाली एंट्री देखो, सैलरी आपका एक्सपेंस है, और हमने अभी देखा कि अगर आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपका असेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो, और अगर आपका असेट और एक्सपेंस कम होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और जब आप सैलरी पे कर रहे हो तो उसका मतलब आपका खर्चा बढ़ रहा है, आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, और जब हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सैलरी अकाउंट डेबिट लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं कैश की, तो कैश हमारा असेट होता है, और यहाँ पर हमारे पास से 6 लाख रुपए का कैश गया है, इसका मतलब हमारा असेट कम हुआ है। और जब भी हमारा असेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 6 लाख रुपीस। तो हमारी जनरल एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अभी तक हमने 6 लाख रुपए के खर्चे की एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब बच गया बैलेंस 4 लाख रुपए। अब इस 4 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करना है? तो हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट देखा था कि जो खर्चा जिस साल का है उस खर्चे को उसी साल रिकॉर्ड करा जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करा है। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज के अंदर भी हम पूरे 10 लाख का खर्चा ही रिकॉर्ड करेंगे। तो 10 लाख में से 6 लाख का खर्चा हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब बचा बैलेंस जो 4 लाख का खर्चा है, उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 4 लाख रुपए की हमारी सैलरी है, जो कि हमारा एक्सपेंस है, वो इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम डेबिट करेंगे, सेम वही ए वाली एंट्री की तरह। लेकिन इस बार इस 4 लाख रुपए के बदले हमारे पास से कैश नहीं गया, यानी हमारी असेट कम नहीं हुई, बल्कि उल्टा हमारे सर पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होगी, जो कि इंक्रीज हुई है। आपने 4 लाख रुपए पे नहीं करे, इसकी वजह से आपके सर पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपके सर पे लायबिलिटी आ गई। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो हमारी जनरल एंट्री बन जाती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 4 लाख रुपीस। तो यहाँ पर आप ए वाली एंट्री देखो, सैलरी अकाउंट को हमने 6 लाख से डेबिट करा, उसके बाद हमने दोबारा सैलरी अकाउंट को 4 लाख से डेबिट करा। टोटल हमने 10 लाख के सैलरी का खर्चा रिकॉर्ड करा एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमने 10 लाख का खर्चा डाला था और यहाँ पर भी हमने 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करा, जबकि हमारे पास से सिर्फ 6 लाख का कैश गया है। तो 6 लाख से हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट करा और बचा हुआ 4 लाख हमारी लायबिलिटी बनेगा, जिसको हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आ गया आपको? अब देखो सैलरी तो यहाँ पर हमने एक्सपेंस के नाम पे एक एग्जांपल लिया। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की मैं आपको जनरल एंट्री दिखाऊं जो आपको बुक्स में देखने को मिलेगी, तो वो जनरल एंट्री कुछ इस तरीके की होगी। जनरल एंट्री सेम है, सिर्फ आपके एग्जांपल बदलते जाएंगे। हमने सैलरी का एग्जांपल लिया, इसी तरीके से आप चाहो तो रेंट का एग्जांपल ले सकते हो, इंटरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हो। तो एक्सपेंस तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट सेम होगा। तो जब एक्सपेंस पेड करा जाएगा तो उस टाइम पर एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उसके बाद जब आप ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे तो वहां पर आप एंट्री करोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये हमारी सेम एंट्री है जो हमने अभी समझी है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आपको बुक्स के अंदर ये वाली एंट्री देखने को मिलेगी, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग भी देख लिया, उसका एग्जांपल भी देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होता है वो भी देख लिया, जनरल एंट्री भी देख ली, बैलेंस शीट में क्या करते हैं वो भी देख लिया। तो हमारी सारी बातें कवर हो गई। अब हमारा एक बच गया मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का अभी हमने सिर्फ ए पॉइंट देखा है, जिसमें हमें बोला गया है कि जो खर्चा जिस साल का है वो खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होगा, फिर चाहे आपने खर्चे की पेमेंट करी हो या ना करी हो। तो ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब अगर मैं इसके बी पॉइंट की बात करूं और बाकी ऊपर डेफिनेशन की बात करूं तो ये अभी हमें समझ में नहीं आने वाली। इसके लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी प्रीपेड एक्सपेंस को लेकर। उसके बाद हम एक्रूड इनकम देखेंगे, फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस देखेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे के पॉइंट देखते जाएंगे, आगे की एडजस्टमेंट को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये सारा मैचिंग प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आज का हमारा डिस्कशन होगा प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर। तो प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर हम टोटल 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा मीनिंग विद एग्जांपल। यहाँ पर हम प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग समझेंगे एग्जांपल के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसकी जनरल एंट्रीज किस तरीके से होती हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट होगा ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करा जाता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। आखिर बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस कहां पर आता है उसको भी देखेंगे। और फिर फाइनली हमारा लास्ट पॉइंट होगा मैचिंग प्रिंसिपल। ऊपर जितना भी काम हम प्रीपेड एक्सपेंस को लेकर कर रहे हैं, ये सारे काम हमारा बेस्ड है मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर। मैचिंग प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपको प्रीपेड एक्सपेंस को किस तरीके से और कहां पर रिकॉर्ड करना है। तो प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर हम टोटल इन 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको आज के बाद कभी भी प्रीपेड एक्सपेंस के किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। हमारे चैनल पर अकाउंटिंग की, बिजनेस लॉ की और इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, तो एक बार जाके उनको भी चेक कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंस को। तो अगर बात करें प्रीपेड एक्सपेंस की, तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हमारा अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो ये सब प्रीपेड एक्सपेंस के ही नाम है। अब प्रीपेड एक्सपेंस को इन नामों से क्यों जाने जाता है उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन पेड इन एडवांस, दैट इज दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड। तो क्या बोल रहा है ये? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो पे कर दिए जाते हैं इन एडवांस, विच हैज बीन पेड इन एडवांस। जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए जाते हैं वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस कहलाते हैं। वही बात यहाँ पर भी बोली जा रही है कि एक्सपेंस ड्यू होने से पहले अगर वो पे हो जाए तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी खर्चे की पेमेंट एडवांस में कर देते हो तो वो खर्चा आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ऐसा एक्सपेंस जो एडवांस में पे कर दिया गया है। अब अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹1,20,000 हैज बीन पेड फॉर 1 ईयर बिगिनिंग 1 नवंबर 2019। तो यहाँ पर इसको टाइम स्केल से समझते हैं। हमारे पास 2 साल का टाइम स्केल है, 1920 और 2021। 1920 वाला साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक, और 2021 वाला साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर 1920 की। तो हमारा एग्जांपल था कि एक कंपनी है जिसने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 1,20,000 का फॉर 1 ईयर, और कब पे करा गया है? 1 नवंबर 2019 को। यहाँ पर देखो 1 नवंबर 2019 को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा गया है 1,20,000 रुपए, और ये प्रीमियम पूरे 1 साल का है, 12 महीने का प्रीमियम है, यानी ये प्रीमियम 31 अक्टूबर 2020 तक का है। तो ये 1 साल का प्रीमियम पे करा गया जिसका टाइम पीरियड है 1 नवंबर 2019 टू 31 अक्टूबर 2020। लेकिन अब यहाँ पर इस 12 महीने के टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास एक डेट आ रही है जो कि है
31 मार्च 2020 ये एक ऐसी डेट है जो इस 12 महीने को दो अलग अलग साल में डिवाइड कर रही है। हमने प्रीमियम पे करा था 1 नवंबर 2019 को, जो आता है हमारा अकाउंटिंग ईयर 1920 के अंदर, जबकि ये प्रीमियम पे करा गया है 31 अक्टूबर 2020 तक का। अब ये 31 अक्टूबर 2020 हमारा आता है अकाउंटिंग ईयर 2021 में। तो यहाँ पर ये 12 महीने दो अलग अलग अकाउंटिंग ईयर में डिवाइड है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की, तो इस बीच में जो टोटल टाइम पीरियड है वो है 5 महीने का, जबकि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 के बीच का टाइम पीरियड है 7 महीने का। तो यहाँ पर हम आराम से बोल सकते हैं कि 1,20,000 का प्रीमियम हमारे 12 महीने का है, लेकिन इस 12 महीने के प्रीमियम के अंदर 5 महीने का प्रीमियम 1920 का है और बचे हुए 7 महीने का प्रीमियम 2021 का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इस 12 महीने के प्रीमियम को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो किस तरीके से डिवाइड होगा। 12 महीने का प्रीमियम है 1,20,000 रुपए, तो यहाँ पर आप देखो 1,20,000 रुपए अगर 12 महीने का प्रीमियम है तो 5 महीने का प्रीमियम कितना होगा 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए का प्रीमियम हमारा 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का है। इस टाइम पीरियड के अंदर 5 महीने आ रहे हैं, तो हमने 5 महीने का प्रीमियम निकाल लिया। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो, अगर 12 महीने का प्रीमियम 1,20,000 रुपए है तो 1 महीने का प्रीमियम कितना हुआ 10,000 रुपए, और जब 1 महीने का प्रीमियम 10,000 है तो 5 महीने का 50,000 ही होगा। उसी तरीके से अगर हम 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 के बीच का प्रीमियम निकाले तो यहाँ पर टाइम पीरियड हो रहा है 7 महीने, और अगर आप इसका प्रीमियम निकालते हो तो ये प्रीमियम की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। 1,20,000 का प्रीमियम 12 महीने का है तो 7 महीने का कितना होगा 70,000 रुपए। ये जो 70,000 रुपए का प्रीमियम है ये प्रीमियम अकाउंटिंग ईयर 2021 का है, जबकि इसको पेकअप कर दिया गया था अकाउंटिंग ईयर 1920 में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमने अकाउंटिंग ईयर 1920 में 5 महीने का प्रीमियम तो करंट ईयर का पे करा, लेकिन जो बैलेंस 7 महीने का प्रीमियम है वो हमने एडवांस में पे कर दिया नेक्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर 1920 में 12 महीने का प्रीमियम पे करा गया, जिसमें से 5 महीने का प्रीमियम करंट अकाउंटिंग पीरियड का था और बैलेंस 7 महीने का प्रीमियम हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का था, जो कि एडवांस पे करा गया। इसीलिए हम इस एडवांस पे करे हुए प्रीमियम को नाम देंगे प्रीपेड एक्सपेंस का। ऐसा एक्सपेंस जिसकी पेमेंट एडवांस में हो जाए वो एक्सपेंस हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। यही डेफिनेशन थी हमारी प्रीपेड एक्सपेंस की। तो 31 मार्च 2020 को हम बोलेंगे कि 50,000 रुपए का प्रीमियम हमारा इसी अकाउंटिंग पीरियड का था, जबकि 70,000 रुपए का प्रीमियम हमने एडवांस में पे करा, जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। तो समझ में आ गया आपको प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो खर्चा जो एडवांस में पे करा जाता है। अब इस प्रीपेड एक्सपेंस का हम क्या करेंगे तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर देखो प्रीपेड एक्सपेंस को हम एक और नाम से जानते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। तो अब इसका नाम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस क्यों है ये भी सुन लो। तो यहाँ पर ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ये सारी बातें हो रही है हमारी 31 मार्च 2020 को, क्योंकि 31 मार्च 2020 को हम अकाउंटिंग ईयर 1920 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। इस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर 1920 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। तो इस डेट को चेक करा जाता है कि आखिर कौन सा खर्चा हमारा करंट ईयर का है और कौन सा खर्चा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। तो 31 मार्च 2020 को हम बोल रहे हैं कि 50,000 रुपए तो हमारा करंट ईयर का खर्चा है, यानी 1920 का खर्चा है। हम इस 50,000 रुपए के खर्चे का बेनिफिट कंज्यूम कर चुके हैं। हमारा ये 50,000 रुपए का खर्चा एक्सपायर्ड हो चुका है 31 मार्च 2020 को, लेकिन 31 मार्च 2020 को जो हमारा 70,000 रुपए का खर्चा है वो खर्चा हमारा अभी भी अनएक्सपायर्ड है। इस खर्चे का बेनिफिट अभी हमने कंज्यूम नहीं करा है, इसका बेनिफिट हम अगले साल में कंज्यूम करेंगे। ये खर्चा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। तो समझ में आ गया आपको, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं कि आखिर प्रीपेड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां लिखा जाता है, तो ये देखो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1920 का, जिसमें हम डेबिट साइड में अपने खर्चों को लिखते हैं। तो हमने 1920 में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 1,20,000, तो डेबिट साइड में हमने इंश्योरेंस पेड लिखा 1,20,000, यानी हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे 1,20,000 का खर्चा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इस 1,20,000 में 70,000 रुपए तो अगले साल का खर्चा है, भले ही हमने पे अभी कर दिया लेकिन ये खर्चा तो अगले साल का है। इस साल का खर्चा तो सिर्फ 50,000 है। तो यहाँ पर 1920 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 50,000 या फिर पूरा 1,20,000। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, जो हमें बताता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करना है। तो हम चल के देखते हैं अपने मैचिंग प्रिंसिपल को। तो ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है, इसका ए पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पर इसको हम एक बार दोबारा देखेंगे कि आखिर ये ए पॉइंट क्या कह रहा है, क्योंकि हमें जानना है कि आखिर हम प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करें। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड वेदर और नॉट पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो इसी बात को अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो खर्चा आपका जिस साल का है उस खर्चे को आप
उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड, जो एक्सपेंसेस जिस अकाउंटिंग पीरियड का है वो एक्सपेंसेस उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस खर्चे की पेमेंट करी है या नहीं करी है। तो यहाँ पर खर्चे की पेमेंट होना या ना होना वो मैटर नहीं करता। अगर आपने एक्सपेंस की पेमेंट टाइम पे कर दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने एक्सपेंस की पेमेंट पहले कर दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपने एक्सपेंस की पेमेंट लेट करी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम पेमेंट को नहीं देखेंगे बल्कि एक्सपेंस को देखेंगे कि आखिर हमारा ये एक्सपेंस कौन से अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करता है। एक बार दोबारा पढ़ो, ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड वेदर और नॉट पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड शुड बी कंसीडर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो खर्चा हमारा जिस अकाउंटिंग पीरियड का है वो खर्चा हमारा उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जाना चाहिए। तो कुछ समझ में आया आपको? वापस चलते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम उस ए पॉइंट को फिट करके देखें तो ए पॉइंट हमें बोल रहा था कि जो खर्चा आपका जिस साल का है उस खर्चे को आप उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर हमारे 1920 के इंश्योरेंस का एक्सपेंस 50,000 रुपए है, ना कि 1,20,000 रुपए। ये जो 70,000 का खर्चा है जिसकी पेमेंट हमने एडवांस में करी है, ये 70,000 का खर्चा हमारे नेक्स्ट ईयर का है, 2021 का खर्चा है ये। तो जो खर्चा जिस साल का है वो उसी साल में रिकॉर्ड होगा। तो ये 70,000 रुपए का खर्चा आपका 2021 में रिकॉर्ड होगा, ना कि 1920 में। तो यहाँ पर आप इसको लेस करोगे। इंश्योरेंस पेड करा आपने 1,20,000 रुपए, जिसमें से प्रीपेड एक्सपेंस को आप लेस करोगे। 70,000 का खर्चा आपका अगले साल का है। तो जो खर्चा आपका अगले साल का है उसको आप इस साल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस साल में आप सिर्फ इसी साल के खर्चों को रिकॉर्ड करोगे। तो इस साल में आपका एक्सपेंस आ जाएगा 50,000 रुपीज, जिसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने 50,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करा एज पर मैचिंग प्रिंसिपल। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर जितना भी हमने एक्सपेंस पेड करा है उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देना है, और जो बैलेंस आएगा वो आपका करंट ईयर का एक्सपेंस कहलाएगा। उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दोगे। तो समझ में आ गया? अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं कि 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा अगले साल का खर्चा है, लेकिन इसकी पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है। तो पेमेंट भले ही एडवांस में हो गई हो, लेकिन इसका बेनिफिट तो हमें आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जिन खर्चों का बेनिफिट हमें फ्यूचर ईयर में मिलेगा वो खर्चे हमारे असेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारा असेट कहलाएगा, जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर 2021 में मिलने वाला है। तो इसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख देंगे 70,000। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा असेट कहलाता है। तो समझ में आ गया आपको? अब एक बार इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो हमारी दो जनरल एंट्री बनेगी। पहली होगी हमारी एक्सपेंस पेड वाली, दूसरी होगी हमारी प्रीपेड एक्सपेंस वाली। तो सबसे पहले एक्सपेंस पेड की बात करें तो 1 नवंबर 19 को हमने 1,20,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। तो हमारे पास से 1,20,000 का कैश चला गया और हमारा 1,20,000 रुपए से खर्चा बढ़ गया। अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा। और एक्सपेंस को लेकर हमारे पास रूल क्या होता है कि जब भी आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो, और अगर आपका एक्सपेंस कम होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूं, आप ये रूल देख सकते हो। असेट और एक्सपेंस को लेकर सेम रूल होता है। जब भी आपका असेट और एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो उसको आप डेबिट करोगे, और जब भी आपका असेट और एक्सपेंस डिक्रीज करेगा तो उसको आप क्रेडिट करोगे। तो समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर यही किया हुआ है। जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा तो हमारा खर्चा बढ़ गया, हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है तो हमारे पास से कैश भी जाएगा। तो हमारा कैश कितने से कम हुआ? 1,20,000 से। और कैश हमारा एसेट होता है, जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1,20,000 से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो हमारी एंट्री बन गई इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000। तो ये एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस की पेमेंट करते समय। जब हमने एक्सपेंस पे करा तो उस टाइम पर हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और साथ के साथ हमारा कैश भी डिक्रीज हुआ। तो समझ में आ गया आपको? अब अगर बात करें दूसरी एंट्री की तो सेकंड एंट्री हमारी ईयर एंड पे होगी, जो कि प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री है। तो यहाँ पर एक्सपेंस के नाम पर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, तो हम प्रीपेड एक्सपेंस की जगह पर क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो देखो यहाँ पर हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट ने बोला था कि जो खर्चा आपका जिस साल का है उस खर्चे को आप उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000 में से 70,000 का खर्चा लेस कर दिया था और सिर्फ 50,000 का खर्चा रिकॉर्ड करा था। लेकिन यहाँ पर जनरल एंट्री के अंदर आप देखो, ए वाली एंट्री में तो हमने पूरे 1,20,000 का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, जबकि इसमें से 70,000 का खर्चा तो नेक्स्ट ईयर का है। तो ये तो गलत हो गया। आपको 1920 में 50,000 का खर्चा रिकॉर्ड करना है, ना कि 1,20,000 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको काट तो हम सकते नहीं, अकाउंटिंग के अंदर आप इसको काट के 50,000 नहीं लिख सकते। अगर आपने कोई खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो उसका सिंपल तरीका है, जितने से आपको खर्चा कम करना है उतने की आप रिवर्स एंट्री पास कर दो। तो हमने 1,20,000 से अपने खर्चे को पहले डेबिट करा था, उसके बाद हमें इसे 70,000 से कम करना है। तो हमने यहाँ पर बी वाली एंट्री के अंदर क्रेडिट में 70,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिया। 70,000 से हमारा एक्सपेंस कम हो गया। जब भी आपका एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर हमने टू इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट करा 70,000 से। तो अभी हमारा सब कुछ सही हो गया।
पहले हमने 1,20,000 का खर्चा रिकॉर्ड करा था, उसके बाद हमने 70,000 से रिवर्स एंट्री पास करके 70,000 से इस खर्चे को कम कर दिया, तो अब बैलेंस बच गया 50,000 रुपीज जो हमारा रिकॉर्ड हो गया। ध्यान रखना डेबिट और क्रेडिट प्लस और माइनस की तरह होते हैं। अगर डेबिट आपका प्लस है तो क्रेडिट आपका माइनस होगा। आपने 1,20,000 प्लस करा तो उसमें से आपने 70,000 माइनस कर दिया, तो बैलेंस कितना बच गया 50,000। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इंश्योरेंस प्रीमियम को मैंने क्रेडिट क्यों किया। अब बात कर लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम की कि आखिर हमने इसको डेबिट क्यों करा। मैंने आपको अभी बताया कि प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होता है जिसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हो। तो यहाँ पर हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि हमारा एसेट है, और जब भी हमारा एसेट बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे, ये हमारा एसेट है, तो हमारी एंट्री बन गई प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 70,000। तो दूसरी एंट्री करने के बाद हमारा 50,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। तो समझ में आ गया, क्लियर है आपको। अब देखो बुक्स के अंदर आपको प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री कुछ इस तरह देखने को मिलेगी। पहली एंट्री हमारी वही है एक्सपेंस पेड वाली, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उसके बाद होगी हमारी दूसरी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ए वाली एंट्री में हमने ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, हमने ज्यादा एक्सपेंस डेबिट कर दिया, तो नीचे हमने बी वाली एंट्री से अपने एक्सपेंस को कम कर दिया। तो ये सेम वही हिसाब किताब है जो अभी हम समझ के आए। पहले हमने जितना खर्चा पे करा उतना सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद हम इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस वाले एक्सपेंस को कम करेंगे ताकि हमारा सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंस बच जाए। तो समझ में आ गया आपको। तो बुक्स में आपको प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री इस तरीके से देखने को मिलेगी, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर हमने प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब समझ लिया, उसका एग्जांपल देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड होगा ये भी देख लिया, बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होगा ये भी समझ लिया, जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करी जाएंगी ये भी देख लिया। तो अब बच जाता है हमारा एक लास्ट पॉइंट, मैचिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम मैचिंग प्रिंसिपल को देख रहे थे, तो मैचिंग प्रिंसिपल का ए पॉइंट हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया। अब अगर मैं बी पॉइंट और डेफिनेशन की बात करूं तो ये आपको अभी समझ में नहीं आने वाला, इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी एक्रूड इनकम के ऊपर, जिसमें मैं आपको ये बी वाला पॉइंट समझाऊंगा और साथ के साथ हम डेफिनेशन को भी देखेंगे, तब जाके आपको मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं एक्रूड इनकम, या फिर इसका एक और नाम होता है आउटस्टैंडिंग इनकम। तो इसके अंदर हम टोटल 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला होगा हमारा मीनिंग विद एग्जांपल, कि आखिर एक्रूड इनकम होता क्या है उसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा जनरल एंट्रीज, एक्रूड इनकम की जनरल एंट्री किस तरीके से करी जाती है उसको भी देख लेंगे। थर्ड है ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्रूड इनकम को कहां पर लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ है ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एक्रूड इनकम कहां पर आएगा को भी देखना है। और लास्ट पॉइंट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। ऊपर हम जितना भी काम कर रहे हैं एक्रूड इनकम को लेकर, ये सारा काम हमारा बेस्ड है मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर। तो आखिर मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो हमें क्या कहता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल इन 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है हमें अपनी इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करते हैं कि एक्रूड इनकम क्या होता है, मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम की हमारे पास डेफिनेशन है। क्या बोल रही है डेफिनेशन, एक बार देख लो। दोज इनकम्स व्हिच हैव बीन अर्न्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट बीन रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो क्या बोला इसने कि एक्रूड इनकम का मतलब वो इनकम जो हमने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अर्न तो कर ली, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने तक वो हमें रिसीव नहीं हुई। इसको एग्जांपल से समझते हैं तब जाके बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये एग्जांपल देखो, लेट सपोज आप कहीं पे जॉब करने गए, कहीं नौकरी ढूंढने गए और आपको नौकरी मिल गई, और ये डिसाइड हुआ कि आपको 30,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, लेकिन ये सैलरी हर महीने की 30 तारीख को मिलेगी। तो आपको जॉब मिल गई, आप बहुत खुश होकर काम पे गए, पहले दिन नौकरी पे गए, पहला दिन खत्म हो गया, शाम को जब आप घर आ रहे थे तो आप घर आने से पहले कंपनी के मैनेजमेंट के पास गए और जाकर बोला कि मैंने एक दिन का काम कर लिया, अब मुझे मेरे एक दिन के 1,000 रुपीज दे दो। मेरी पूरे महीने की सैलरी है 30,000, 30,000 की सैलरी मेरी 30 दिन की है, तो एक दिन की कितनी सैलरी है 1,000। तो मैंने एक दिन काम कर लिया, अब मुझे 1,000 रुपए दे दो। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने भले ही एक दिन काम कर लिया लेकिन अभी आपको सैलरी नहीं मिल सकती, आपको सैलरी एक साथ मिलेगी महीने के एंड में 30 तारीख को। तो आपने बोला ठीक है, आप घर आ गए। फिर आप दूसरे दिन फिर काम पे गए, तो आपने दूसरे दिन भी काम किया और शाम को फिर दोबारा मैनेजमेंट के पास चले गए और जाकर बोला कि अब तो मैंने 2 दिन काम कर लिया, अब तो मेरी 2 दिन की सैलरी दे दो, अब तो मुझे 2,000 रुपए दे दो। तो मैनेजमेंट ने फिर आपको बोला ऐसा नहीं होता, हम ये मानते हैं कि आपकी 2 दिन की 2,000 रुपए की सैलरी एक्रू हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक ड्यू नहीं हुई है। ध्यान से सुनो, कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला कि हम ये बात मानते हैं कि आपने 2 दिन काम कर लिया, तो आपकी 2 दिन की सैलरी एक्रू हो चुकी है। जितने दिन आप काम करते जा रहे हो उतने दिन की सैलरी आपकी एक्रू होती जा रही है, उतने दिन की सैलरी आप अर्न करते जा रहे हो, लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं होने वाली क्योंकि सैलरी ड्यू नहीं हुई है। जब सैलरी ड्यू होगी तभी आपको सैलरी रिसीव होगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो है हर दिन आपकी सैलरी एक्रू हो रही है, आपकी इनकम एक्रू हो रही है, यानी आप हर दिन इनकम अर्न कर रहे हो, लेकिन अभी वो सिर्फ अर्न करी जा रही है, अभी वो ड्यू नहीं हुई है।
है, तो 1 से लेके 30 तारीख तक जब आप काम कर लोगे तो 30 तारीख को आपकी सैलरी ड्यू हो जाएगी। और एक बार अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई तो उसके बाद आपके पास सैलरी रिसीव करने का लीगल राइट आ जाएगा। 30 तारीख को आपके पास सैलरी रिसीव करने का लीगल राइट आएगा। तो इनकम एक्रू का मतलब समझ में आया। अब यहाँ पर सैलरी हमने एग्जांपल लिया है, सैलरी की जगह रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई भी इनकम हो सकती है। अब देखो यहाँ पर 30 तारीख को आपकी सैलरी ड्यू हो गई, लेकिन अगर ऐसा हो कि 30 तारीख को मैनेजमेंट कहे कि अभी हमारे कंपनी में थोड़ी दिक्कत चल रही है, हमने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी अभी रोक दी है, नेक्स्ट मंथ की 15th को आपको सैलरी मिल जाएगी, तो आपकी सैलरी तो 30 तारीख को ड्यू हो चुकी है, आपके पास लीगल राइट आ चुका है सैलरी लेने का, लेकिन कंपनी ने अभी आपकी सैलरी को रोक दिया और बोला कि आपको नेक्स्ट मंथ की 15th को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ड्यू होने के बाद अगर आपको सैलरी नहीं मिलती, अगर आपको आपकी इनकम नहीं मिलती, तो फिर उस केस में आप उस इनकम को नाम देते हो आउटस्टैंडिंग इनकम, या फिर आप हमारे एग्जांपल में बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ड्यू होने के बाद अगर आपको सैलरी रिसीव नहीं होती तो आप उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी का नाम दोगे, लेकिन ड्यू होने से पहले भी तो आपने सैलरी अर्न कर ली थी लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, तो इस केस में ड्यू होने से पहले वाली सैलरी को हम सैलरी एक्रूड का नाम देते हैं और ड्यू होने के बाद सैलरी ना मिलने को हम आउटस्टैंडिंग सैलरी का नाम देते हैं। दोनों के बीच एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है ड्यू डेट का, बाकी दोनों ही केस में आपने इनकम अर्न कर ली है। एक्रू में आप डेली बेसिस पर इनकम अर्न कर रहे हो और आउटस्टैंडिंग में आपके पास इनकम रिसीव करने का राइट आ गया है। दोनों ही केस में आप इनकम अर्न कर चुके हो लेकिन आपको अभी रिसीव नहीं हुई है, तो बात दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग कहती है कि चाहे सैलरी एक्रू हो चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, दोनों ही केस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों का बेसिकली मतलब तो सेम ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। तो दोनों के इफेक्ट सेम होने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पर चाहे एक्रूड इनकम हो चाहे आउटस्टैंडिंग इनकम हो, दोनों ही केस में इनका मतलब सेम ही होता है। दोज इनकम्स व्हिच हैव बीन अर्न्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। साल पूरा हो गया, अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, लेकिन आपको अभी भी आपकी अर्न करी हुई सैलरी रिसीव नहीं हुई। तो समझ में आ रही है आपको बात। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है हमारे सामने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है जिससे आपको इनकम रिसीव हुई है। अब इन्वेस्टमेंट तो कोई भी हो सकती है, हो सकता है आपने बैंक में एफडी करी हो, किसी कंपनी का शेयर खरीदे हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हो, तो इन्वेस्टमेंट तो कोई भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो अकाउंटिंग ईयर 2021 में आपको 40,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब यहाँ पर नीचे एक और बात लिखी हुई है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड 10,000 रुपीज, और ये भी हमारे अकाउंटिंग ईयर 2021 का है। तो क्या कहना चाहता है ये? तो देखो इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है कि इंटरेस्ट हमारी इनकम है और अकाउंटिंग ईयर 2021 में हमें 40,000 की इनकम रिसीव हुई है। ये बात तो सबको क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कंफ्यूजन आ रही है हमारी सेकंड लाइन को लेकर कि यहाँ पर ये 10,000 का क्या चक्कर है। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो ये तो हमारी एक्रूड इनकम है कि हमने इंटरेस्ट की इनकम अर्न कर ली है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई है, और वो अमाउंट कितना दे रखा है 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग ईयर 2021 में हमारी इंटरेस्ट की टोटल इनकम है 50,000 रुपीज। ध्यान से सुनो, हमने 50,000 रुपीज की इनकम अर्न करी है लेकिन हमें रिसीव हुई है सिर्फ 40,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपीज हमारी इंटरेस्ट की इनकम एक्रू तो हुई है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। तो समझ में आ रही है आपको बात? एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, समझ में आ रहा है? आप जरा देखते हैं कि इस इनकम एक्रूड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अकाउंटिंग ईयर 2021 का, और इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है 40,000 रुपीज, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया बाय इंटरेस्ट रिसीव 40,000। तो 40,000 तो हमें रिसीव हो गया, हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस बचे हुए 10,000 के इंटरेस्ट को अपने अकाउंटिंग ईयर 2021 की इनकम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 10,000 रुपीज हमने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी हमें ये रिसीव नहीं हुआ। तो इसको 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनकम दिखाना है कि नहीं दिखाना, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमारी इसी कंफ्यूजन को दूर करता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपको इस एक्रूड इनकम के साथ क्या करना है। तो एक बार जाके मैचिंग प्रिंसिपल को देख के आते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है, उसके बाद वापस यहाँ पर आके इसको देख लेंगे। तो चलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल के पास। तो ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है। सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद नीचे 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। ए पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस देख रहे थे, तो वहां पर हमने इस ए पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया था। बेसिकली ए पॉइंट जो है एक्सपेंस के बारे में बात करता है, जबकि बी पॉइंट जो है इनकम के बारे में बात करता है। तो जिसने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले जाके उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको ए पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आपको ए पॉइंट समझ में आ गया तो आपको बी पॉइंट तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आप जाकर पहले ए पॉइंट को भी देख सकते हो, उसको क्लियर कर लो, उसके बाद इसको आके देख लेना। या फिर अगर आपको इस वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करना ही है तो एक बार मैं दोबारा थोड़ा बहुत बता देता हूँ, उतना आप सुन लो, बाकी आप डिटेल में इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस के साथ देख लेना। तो ए पॉइंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा है और हमें बोलता है कि जो खर्चा आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड का है
वो खर्चा आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड वेदर और नॉट पेड ड्यूरिंग दैट ईयर। दोबारा सुन लो एक बार, जो एक्सपेंसेस जिस अकाउंटिंग पीरियड के हैं वो एक्सपेंसेस उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है या नहीं करी है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या कहना चाहती है, तो उसके लिए आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस वाली वीडियो को देखना ही पड़ेगा, तभी आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। अभी इस वीडियो के अंदर तो हम देख रहे हैं एक्रूड इनकम, यानी हम इनकम वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, और इनकम वाला पॉइंट है हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट हमें रेवेन्यू के बारे में बता रहा है। रेवेन्यू का मतलब तो आपको पता है, बिजनेस की जितनी इनकम होती है, जितनी सेल्स होती है, वो सब हमारा रेवेन्यू होता है। अगर आपको रेवेन्यू का मतलब नहीं पता तो आप हमारी अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियोस को जाके देख सकते हो, वहां पर हमने अकाउंटिंग की सभी टर्म्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड पॉइंट बात कर रहा है रेवेन्यू के बारे में, और हमें क्या बोल रहा है कि ऑल रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी कंसीडर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर ये हमें बोल रहा है कि जो रेवेन्यू आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड का है, उस रेवेन्यू को आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। फिर चाहे आपको वो इनकम रिसीव हो रखी हो या ना हो रखी हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये देखना है कि आपका रेवेन्यू कौन से अकाउंटिंग पीरियड का है। तो समझ में आ रही है आपको बात? आप कुछ समझ में आ रहा है कि हम एक्रूड इनकम का क्या करेंगे? वापस चलते हैं अपने एक्रूड इनकम के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम मैचिंग प्रिंसिपल की बात सुने तो अकाउंटिंग ईयर 2021 की हमारी इंटरेस्ट की इनकम 50,000 रुपीज है, ना कि 40,000 रुपीज। भले ही आपको 40,000 की इनकम रिसीव हुई है, लेकिन जो बैलेंस 10,000 है वो इनकम भी तो आप अर्न कर चुके हो। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न हो चुकी है, बात खत्म। रिसीव हुई है या नहीं हुई है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट रिसीव लिखेंगे 40,000, इसमें प्लस करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 10,000, टोटल आ जाएगा हमारा 50,000 रुपीज। इस 50,000 रुपीज को हम अपने अकाउंटिंग ईयर 2021 की इंटरेस्ट इनकम मान के रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि हमें मैचिंग प्रिंसिपल ने कहा था कि जो इनकम आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड की है, उस इनकम को आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। तो वही बात हमने यहाँ पर मानी। टोटल हमने 50,000 की इंटरेस्ट इनकम अर्न करी है 2021 में, तो उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो समझ में आ रही है आपको बात? उन स्टूडेंट्स को ये बातें ज्यादा समझ में आ रही होंगी जिन्होंने हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस वाली वीडियो देख ली है, क्योंकि वो दोनों कॉन्सेप्ट भी हमारे मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थे, और कुछ इसी तरीके का ट्रीटमेंट हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर भी किया था। तो क्लियर हो गया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या करना है? अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में एक्रूड इनकम को हम एसेट साइड में लिखेंगे। अब इसको हम एसेट क्यों मान रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। एसेट का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला हो, या फिर आपको फ्यूचर में मनी रिसीव होने वाला हो। तो यहाँ पर इस एक्रूड इनकम से हमें फ्यूचर में मनी रिसीव होने वाला है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे कि आपका डेटर होता है। अगर मान लो आप किसी कस्टमर को उधार में गुड्स बेचते हो, तो जब तक वो कस्टमर आपके गुड्स की पेमेंट नहीं करता, तब तक के लिए आप उसको अपना डेटर मानते हो और एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हो। आप ये मान के चलते हो कि इस डेटर से मुझे पैसा मिलने वाला है, तो इसीलिए वो आपका एसेट है। तो जिस भी चीज से मुझे पैसा मिलने वाला है वो मेरे लिए एसेट कहलाएगा। सेम वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। ये एक्रूड इनकम हम अर्न कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। फ्यूचर में इस एक्रूड इनकम से हमें पैसा रिसीव होने वाला है, तो यहाँ पर हम इसको एसेट मान के बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 10,000 रुपीज। तो समझ में आ रही है आपको बात? एक्रूड इनकम हमारा एसेट होगा। तो क्लियर हो गया? अब एक बार इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं। तो अगर मैं जनरल एंट्रीज की बात करूं तो फिर वही बात आ जाती है। जिन्होंने प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली वीडियो को देखा है, उनको जनरल एंट्रीज भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमने इसी तरीके की जनरल एंट्रीज वहां पर भी देखी थी। तो अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो यहाँ पर हमारी दो जनरल एंट्रीज आएंगी। तो सबसे पहले एंट्री हमारी कैश की, कि हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है। और एक बात हमें अच्छे से पता है कि अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन क्या होती है, दो इफेक्ट क्या होते हैं, डबल एंट्री क्या होती है, तो इन सब बातों के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देखना होगा। वहां पर हमने इन सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है, इसका मतलब है कि इसके दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट होगा कि हमारे पास पैसा आएगा, और दूसरा इफेक्ट होगा कि साथ के साथ हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। हमारे पास पैसा कहाँ से आया है? इनकम से आया है। तो सीधी बात है, अगर आपका कैश इंक्रीज हो रहा है तो साथ के साथ आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आप पहली एंट्री देख सकते हो, हमें इंटरेस्ट इनकम कैश में नहीं मिली बल्कि चेक में मिली है। तो पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, तो इनकम कैश में मिले या चेक में मिले, बात तो एक ही है। कैश में मिलेगी तो आपके पास सीधा कैश आ जाएगा, और चेक में मिलेगी तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चले जाएगा। तो यहाँ पर कैश अकाउंट की जगह पर हम बैंक अकाउंट लिख देंगे। तो कैश हो चाहे बैंक हो, दोनों ही हमारा एसेट है, और जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। ये बात तो आपको पता होगा, जनरल एंट्री के रूल्स आपको मालूम होंगे। अगर नहीं मालूम है तो जनरल एंट्रीज के रूल्स को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जनरल एंट्री का रूल क्या होता है। यहाँ पर आप देखो, अगर हमारा एसेट बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और अगर हमारा एसेट कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है, हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया 40,000 से। साथ के साथ हमारी इनकम भी इंक्रीज हुई है, और यहाँ पर इनकम का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारी इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है 40,000 से, और इनकम आपका रेवेन्यू होता है।
और जब भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको आप क्रेडिट करोगे और जब भी आपका रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो उसको आप डेबिट करोगे। तो यहाँ पर 40,000 से हमारी इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है, यानी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो 40,000 से हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट 40,000। तो समझ में आ गया आपको, पहली एंट्री क्लियर हो गई। अब अगर मैं दूसरी एंट्री की बात करूं तो यहाँ पर अभी तक हमने 40,000 की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर दी है, जबकि मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि आपको पूरे 50,000 की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी है, तो यानी हमें 10,000 की इंटरेस्ट इनकम और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो हमने सेकंड वाली एंट्री के अंदर 10,000 से अपनी इंटरेस्ट इनकम को और बढ़ा दिया। जब भी आपकी इनकम यानी आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो, तो यहाँ पर हमने सेकंड वाली एंट्री के अंदर टू इंटरेस्ट अकाउंट लिख दिया 10,000, तो टोटल हमारे पास 50,000 की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हो गई। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं कि ये डेबिट में हमने एक्रूड इंटरेस्ट क्यों लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये 10,000 से हमें कैश तो रिसीव नहीं हुआ। ए वाली एंट्री में देखो 40,000 से हमारी इनकम इंक्रीज हुई थी, तो साथ के साथ हमें 40,000 का कैश भी रिसीव हुआ था, जबकि दूसरी एंट्री में 10,000 से हमारी इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ी है, लेकिन इस 10,000 के बदले अभी हमें कैश रिसीव नहीं हुआ। इस 10,000 के बदले अभी फिलहाल में हमारी एसेट इंक्रीज हुई है, जिसको हमने नाम दिया है एक्रूड इंटरेस्ट। तो जब तक हमें इसके बदले कैश रिसीव ना हो जाए तब तक हम इस 10,000 की इनकम को अपना एसेट मान के एक्रूड इंटरेस्ट के नाम पर लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट है जो कि इंक्रीज हुआ है, जब एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्रूड इंटरेस्ट को 10,000 से डेबिट कर दिया, तो हमारी एंट्री बन गई एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो समझ में आ गया, ये हमारा एक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने एक्रूड इनकम का मीनिंग देख लिया, उसका एग्जांपल देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लिखते हैं वो देख लिया, बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं वो भी देख लिया, जनरल एंट्रीज को भी समझ लिया। अब रह गया हमारा एक लास्ट मैचिंग प्रिंसिपल। तो अगर मैं मैचिंग प्रिंसिपल की बात करूं तो ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है, जिसका हमने ए पॉइंट भी देख लिया और बी पॉइंट भी देख लिया। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बस रह गया हमारा मैचिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन। तो एक बार इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लो, आपको अब ये डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाएगी। मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैचिंग विद द रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यहाँ पर ये मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि आपके अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए आपके अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू के साथ। तो ये सेम वही बात बोल रहा है जो बात हम ए पॉइंट और बी पॉइंट में देख चुके हैं कि जो खर्चा आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड का होगा उसको आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर देना, और ये एक्सपेंसेस वाला पॉइंट आपका मैच करेगा आपके रेवेन्यू वाले पॉइंट से। यानी रेवेन्यू में भी सेम बात बोल रहा है कि जो रेवेन्यू आपका जिस अकाउंटिंग पीरियड का है वो रेवेन्यू आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। तो दोनों में सेम बात हो रही है। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस मैच होना चाहिए आपके अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू से। तो समझ में आ गया आपको, मैचिंग प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा। तो हमने एक्रूड इनकम के अपने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस के बारे में। इनकम रिसीव इन एडवांस को हम एक और नाम से जानते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो इस वीडियो के अंदर हम इनकम रिसीव इन एडवांस को लेकर टोटल 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा मीनिंग विद एग्जांपल। यहाँ पर हम इसका मतलब समझेंगे एग्जांपल के साथ। उसके बाद होगा हमारा सेकंड पॉइंट जनरल एंट्रीज। इनकम रिसीव इन एडवांस की जनरल एंट्री क्या होती है उसको देख लेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा उसको समझेंगे। फोर्थ है हमारा ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है उसको भी देख लेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट होगा हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। ऊपर ये जितना भी काम हम कर रहे हैं इनकम रिसीव इन एडवांस को लेकर, ये सारा काम बेस्ड है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर। मैचिंग प्रिंसिपल ही हमें बताता है कि आखिर हमें इनकम रिसीव इन एडवांस को कहाँ रिकॉर्ड करना है और कितना रिकॉर्ड करना है। तो आखिर मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है और ये हमें क्या कहता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट को, जो कि है मीनिंग विद एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर हम इनकम रिसीव इन एडवांस की डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन हमें क्या बोल रही है, दोज इनकम्स व्हिच हैज नॉट बीन अर्न्ड बट इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपने अभी अर्न नहीं करी है लेकिन आपको एडवांस में ही रिसीव हो चुकी है, यानी इनकम अर्न करने से पहले ही रिसीव हो गई। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है अनअर्न्ड इनकम। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा एग्जांपल है यहाँ पर रेंट रिसीव ₹50,000। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर 2021 में हमें 50,000 का रेंट रिसीव हुआ है। तो रेंट रिसीव हमारी इनकम है। अब इस 50,000 में 10,000 रुपए जो है हमारे नेक्स्ट ईयर का रेंट है, यानी जो 10,000 का रेंट है वो अकाउंटिंग ईयर 21-22 का है, जो कि आपको एडवांस में रिसीव हो चुका है अकाउंटिंग ईयर 2021 में। तो यहाँ पर इस 50,000 में से 10,000 का रेंट तो हमारा अनअर्न्ड इनकम है, यानी ये 10,000 रुपए एक ऐसी इनकम है जो कि आपने अभी अर्न नहीं करी है, अभी अगला साल नहीं आया है, लेकिन आपको पहले ही इसी साल एडवांस में रेंट रिसीव हो चुका है। तो इस 50,000 में से 40,000 का रेंट तो हमारा अकाउंटिंग ईयर 2021 का है, लेकिन जो ये 10,000 का रेंट है ये आपका 21-22 का कहलाएगा और अकाउंटिंग ईयर 2021 में
आप इस 10,000 के रेंट को इनकम रिसीव इन एडवांस का नाम दोगे। ये 10,000 का रेंट आपकी इनकम रिसीव इन एडवांस है, आपकी अनअर्न्ड इनकम है। तो समझ में आ रही है आपको बात। ये सेम उसी तरीके से है कि मान लो आप मेरे पास कोचिंग पढ़ने के लिए आते हो और मैं आपसे एडवांस में 3 महीने की फीस ले लेता हूँ। तो मैंने अभी आपको सर्विस दी नहीं है, लेकिन एडवांस में आपसे 3 महीने की फीस ले ली, तो फीस मेरी इनकम होगी जो कि मैंने एडवांस में रिसीव कर ली, जबकि अभी मैंने वो फीस अर्न नहीं करी है, अभी वो मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम कहलाएगी। जब तक मैं आपको 3 महीने पढ़ा नहीं लेता तब तक के लिए वो फीस मेरे लिए इनकम रिसीव इन एडवांस कहलाएगी। तो उसी तरीके से हमारी कोई भी इनकम हो सकती है, बस आपको ये ध्यान रखना है अगर आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है जो कि आपने अभी तक अर्न नहीं करी है, तो वो इनकम आपके लिए इनकम रिसीव इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम कहलाएगी। तो समझ में आ गया आपको। अब अगर हम देखें कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह लिखा जाता है, तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर 2021 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। रेंट रिसीव हमारे लिए इनकम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम क्रेडिट साइड में आती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाय रेंट रिसीव 50,000। तो 50,000 हमें रेंट रिसीव हो गया अकाउंटिंग ईयर 2021 में। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो 50,000 का हमें रेंट रिसीव हुआ है, ये पूरा का पूरा 50,000 तो हमारे अकाउंटिंग ईयर 2021 की इनकम नहीं है। इसमें से सिर्फ 40,000 रुपीज हमारी इस साल की इनकम है, 10,000 तो हमारी नेक्स्ट ईयर की इनकम है जो कि हमें एडवांस में रिसीव हुई है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, जितना हमें रेंट रिसीव हो गया उसको पूरा इनकम मान के हमें अकाउंटिंग ईयर 2021 में दिखा देना चाहिए, या फिर इसमें से जो एडवांस रेंट है उसको लेस करके सिर्फ 40,000 की इनकम इस साल में शो करनी चाहिए। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। अगर हम मैचिंग प्रिंसिपल को देखें तो ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है। इसके अंदर नीचे 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। आप इसके बी पॉइंट को देखो जो हमें रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा है। रेवेन्यू के अंदर तो हमारी सभी तरीके की इनकम्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये बी पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल रेवेन्यूज वेदर रिसीव्ड और नॉट ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी कंसीडर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। यह हमें बोल रहा है कि जो रेवेन्यू आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड का है उस रेवेन्यू को आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि आपको रेवेन्यू रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, वेदर रिसीव्ड और नॉट, इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो रेवेन्यू आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड का है वो रेवेन्यू उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा। अब देखो इस मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में मैं पिछले 3 वीडियो से बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं। हमने अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर, प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर, एक्रूड इनकम के अंदर, तीनों के अंदर मैचिंग प्रिंसिपल को बहुत डिटेल में देखा था। मैं आपको ये पूरा मैचिंग प्रिंसिपल उन 3 वीडियोस के अंदर अच्छे से समझा के आ चुका हूं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इनकम रिसीव इन एडवांस के काम की लाइन बता रहा हूँ। ये जो बी पॉइंट है हमारे काम का सिर्फ यही है, तो मैंने आपको ये पढ़वा दिया। बाकी अगर आपको मैचिंग प्रिंसिपल को डिटेल में देखना है तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली वीडियो को देखो, प्रीपेड एक्सपेंस वाली वीडियो को देखो और एक्रूड इनकम वाली वीडियो को देखो। अब अगर मैं वापस वहीं चलता हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल ने हमें बोला कि जो रेवेन्यू आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड का है उस रेवेन्यू को आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर ये जो 50,000 का रेंट रिसीव हुआ है हमें, इस 50,000 में से सिर्फ 40,000 का रेंट हमारे करंट ईयर का है, बाकी 10,000 का रेंट तो हमारे नेक्स्ट ईयर का है। तो जो रेवेन्यू हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर का है ही नहीं, उस रेवेन्यू को हम करंट अकाउंटिंग ईयर में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल ने हमें साफ साफ बोल दिया कि आपको इनकम रिसीव को नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये इनकम आपके कौन से साल से रिलेट करती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो रिसीव भले ही इस साल हो गया हो, लेकिन ये 10,000 का रेंट है तो नेक्स्ट ईयर का, तो इसको आप नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड करोगे। इस साल आपको यहाँ से इसको लेस करना पड़ेगा। हम रेंट रिसीव में से एडवांस रेंट को लेस करेंगे और बैलेंस लिखेंगे 40,000, जो कि हमारे अकाउंटिंग ईयर 2021 की इनकम होगी। तो समझ में आ गया आपको बात कि आपको इनकम रिसीव इन एडवांस का क्या करना है। अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं कि बैलेंस शीट में इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देखो इनकम रिसीव इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ये हमारे लिए एक तरीके की लायबिलिटी है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो मैं आपसे 3 महीने की फीस एडवांस में रिसीव कर लेता हूँ, तो वो जो 3 महीने की फीस मैंने एडवांस में रिसीव करी वो मेरे लिए लायबिलिटी होगी। भाई मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी जिम्मेदारी होगी कि अगले 3 महीने मैंने आपको अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपसे एडवांस में फीस ली है। तो फीस मैं ले चुका हूँ, इनकम मैं रिसीव कर चुका हूँ, आपने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया, आपने मुझे फीस दे दी। अब मेरे सर पे लायबिलिटी आ गई कि मुझे अपनी तरफ से अपना काम पूरा करना है। तो यहाँ पर जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता तब तक के लिए वो फीस मेरे सर पे लायबिलिटी होगी। जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है, आपने अभी उस इनकम को अर्न नहीं करा, वो आपके लिए अनअर्न्ड इनकम है। तो जब तक आप उस इनकम को अर्न नहीं कर लेते तब तक तो वो आपके सर पे लायबिलिटी है। तो यहाँ पर इसीलिए हम रेंट रिसीव इन एडवांस को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे ₹10,000। तो समझ में आ गया आपको। तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं, क्लियर है। अब अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूं कि आखिर इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, तो एक बार जनरल एंट्री को भी देख लो। जिन्होंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम को देखा है उनको तो मेरे समझाने से पहले ही जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी तरीके की जनरल एंट्रीज को हमने वहां पर भी करा था। तो यहाँ पर देखो पहली एंट्री होगी हमारी कैश की।
तो यहाँ पर हमें 50,000 का रेंट रिसीव हुआ है और रेंट आपकी इनकम है। तो जैसे ही आपको रेंट रिसीव हुआ वैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो गई और साथ के साथ आपके पास कैश भी आ गया। 50,000 की इनकम इंक्रीज हुई है तो उसके बदले कैश भी तो आया होगा। तो यहाँ पर आपके पास 50,000 का कैश भी आ गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेंट रिसीव होते ही 50,000 से हमारी इनकम इंक्रीज हो गई और 50,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो गया। तो कैश आपका असेट होता है और रेंट आपकी इनकम है। इनकम का मतलब हो गया हमारा रेवेन्यू। हमें रेवेन्यू का मतलब पता है, रेवेन्यू का मतलब हो गया ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। तो एक तरफ आपका कैश यानी आपका असेट इंक्रीज हुआ है और दूसरी तरफ आपकी इनकम यानी आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और अगर आपको जनरल एंट्री का रूल पता है तो आपको मालूम होगा जब आपका असेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर आपको रूल्स पता है तो ठीक है, नहीं पता तो रूल्स को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको रूल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये रूल देख सकते हो, अगर आपका असेट इंक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट करते हो और अगर आपका असेट डिक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। उसी तरीके से अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो और अगर आपका रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट करते हो। तो यहाँ पर 50,000 से हमारा कैश इंक्रीज हुआ है यानी हमारा असेट इंक्रीज हुआ है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 50,000 से और साथ के साथ 50,000 से हमारी इनकम भी इंक्रीज हुई है यानी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर हमने टू रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 50,000 से, तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 50,000। अब अगर आपको इस एंट्री में कोई डाउट है तो आप सबसे पहले जाकर जनरल एंट्री वाली वीडियो को देखो, उसके बाद सीक्वेंस वाइज सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वीडियो को देखो, फिर प्रीपेड एक्सपेंस की वीडियो को देखो, उसके बाद एक्रूड इनकम की वीडियो को देखो और उसके बाद जाके इस वीडियो को देखना, तब जाके आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी एंट्री की बात करूं तो दूसरी एंट्री है हमारी इनकम रिसीव इन एडवांस की जो कि ईयर एंड पे होगी। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री के अंदर हमने मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करा है और मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ईयर 2021 की इनकम हमारी 40,000 है ना कि 50,000, जबकि यहाँ पर हमने पहली एंट्री के अंदर अपनी रेंट की इनकम को 50,000 से क्रेडिट कर दिया यानी हमने 50,000 की इनकम को रिकॉर्ड कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें 10,000 से अपनी इस इनकम को कम करना पड़ेगा। तो अब ये कम कैसे होगी, तो सिंपल सा तरीका है, जितने अमाउंट से आप इनकम को कम करना चाहते हो उतने अमाउंट से आप अपनी इनकम को डेबिट कर दो। जब इनकम बड़ी थी आपने क्रेडिट कर दिया था, अब आपको इनकम कम करनी है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो अब 10,000 से डेबिट करते ही रेंट इनकम आपकी डिक्रीज हो गई, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो गया। अब सिर्फ 40,000 की रेंट इनकम रिकॉर्ड हो रखी है तो डेबिट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब इस रेंट रिसीव इन एडवांस को यहाँ पर क्रेडिट क्यों करा हुआ है। तो अभी हम बैलेंस शीट के अंदर समझ के आए थे कि रेंट रिसीव इन एडवांस हमारी लायबिलिटी होता है, तो जैसी हमें एडवांस में इनकम रिसीव होती है वैसी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर जनरल एंट्री का रूल कहता है कि जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको आप क्रेडिट करोगे। यहाँ पर आप देखो, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको आप क्रेडिट करते हो और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको आप डेबिट करते हो। तो यहाँ पर रेंट रिसीव इन एडवांस हमारी लायबिलिटी है जो कि इंक्रीज हुई है और जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने रेंट रिसीव इन एडवांस को 10,000 से क्रेडिट कर दिया, तो हमारी एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट 10,000। तो समझ में आ गया, दूसरी एंट्री भी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये रेंट रिसीव इन एडवांस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने इसका मीनिंग देख लिया, इसका एग्जांपल देख लिया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करा जाता है वो देख लिया, बैलेंस शीट में कहां पर रिकॉर्ड करा जाता है वो भी देख लिया और इसकी जनरल एंट्री भी देख ली। तो मैंने आपको बोला था कि हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर इन 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले 4 पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया, अब रह गया हमारा एक 5वां पॉइंट जो कि है मैचिंग प्रिंसिपल। तो इसको भी हमने थोड़ा बहुत देखा, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि मैचिंग प्रिंसिपल को मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। हमने इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली वीडियो में भी देखा था, प्रीपेड एक्सपेंस में भी देखा था और एक्रूड इनकम में भी देखा था। तो आप इस मैचिंग प्रिंसिपल को उन 3 वीडियोस में जाके देख सकते हो, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया इसके बारे में। तो हो गया हमारे 5 पॉइंट, इनकम रिसीव इन एडवांस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जहां से आज शेयर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।